नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुबह 8 की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। आज अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। लखनऊ में प्रियंका गांधी करेंगी अरुण के परिवार से मुलाकात। 20 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी ने आगरा में भी पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की थी। कांग्रेस की ओर से 30 लाख रुपए देने का वादा किया गया था और आज लखनऊ बुलाकर पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए का चेक सौंपेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस की वाल्मीकि वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश है ये। बड़ी खबर, 20 अक्टूबर को यह सारा मामला प्रकाश में आया। प्रियंका गांधी ने आगरा में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी और आज 30 लाख रुपए का चेक सौंपेंगी लखनऊ बुलाकर पीड़ित परिवार को। पुलिस कस्टडी में मौत की बात सामने आई। आज अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा और निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने का प्रयास यहां पर कांग्रेस पार्टी का। सीधा नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं आगरा। नितिन, 20 अक्टूबर को यह सारा प्रकरण हुआ और उसके बाद आज प्रियंका गांधी जो है वो पीड़ित परिवार के लोगों को 30 लाख रुपए का चेक सौंपने जा रही हैं। तो कौन रवाना हुआ है इस चेक को रिसीव करने के लिए लखनऊ, एक बात, और दूसरा इस प्रकरण को लेकर अभी परिवार और इस समाज के बीच में क्या सोच है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आप याद करिए 20 अक्टूबर को जिस तरीके से वाल्मीकि जयंती के दिन वाल्मीकि समाज के एक युवक अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। 17 तारीख को थाना जगदीशपुरा में ये चोरी की घटना सामने आती है कि 25 लाख रुपए मालखाने से चोरी हो गए हैं और उसके बाद 19 तारीख को उसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद 20 तारीख को सुबह ये खबर आती है जिस दिन वाल्मीकि जयंती थी कि अरुण वाल्मीकि की मौत हो गई है। और उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक तूफान खड़ा होता है और उसके बाद उसी दिन प्रियंका गांधी आगरा पहुंचती हैं लखनऊ से और उसके बाद वो लगातार सरकार पर सवाल खड़े करती हैं और ये ऐलान करती हैं कि अरुण वाल्मीकि के परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी है और प्रियंका गांधी 30 लाख रुपए देने का वादा करती हैं और कानूनी सहायता देने का वादा करती हैं। सलमान खुर्शीद 21 तारीख को आते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी 21 तारीख को आते हैं और कहते हैं कि पूरी तरह से परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, हम कानूनी सहायता देंगे। तो 30 लाख रुपए का जो चेक है वो आज प्रियंका गांधी लखनऊ में देंगी। करीब 11 बजे जो परिवार से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है और इसके लिए अल सुबह जो पूरा जो परिवार है वो निकल गया है, लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आगरा से ताल्लुक रखते हैं, उपेंद्र सिंह भी उस परिवार के साथ है। तो कुल मिला के देखिए, बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है वाल्मीकि समाज और ऐसे में कस्टोडियल डेथ के मामले में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कांग्रेस की कोशिश है और प्रियंका गांधी ने जिस आत्मीयता से उस समय मुलाकात की थी, तो सीधे सीधे सवाल ये अब एक मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज है कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी में जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इससे पहले भी नितिन जो हाथरस में मामला हुआ था पिछले साल, उसमें भी पीड़ित परिवार इसी समुदाय से था। जी देखिए, भूलगढ़ी प्रकरण हो हाथरस का, चाहे ये अरुण वाल्मीकि प्रकरण, दोनों प्रकरण में कहीं ना कहीं वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा मामला रहा है। और ये जो पूरा जो कहा जाए कि अनुसूचित जाति वर्ग का जो नॉन जाटा वोट, जिसमें वाल्मीकि एक बड़ी कास्ट होती जो बीजेपी को ट्रेडिशनल तरीके से लंबे समय से वोट करती आ रही है, उस वोट बैंक, बड़े वोट बैंक में बीजेपी कांग्रेस सेंध लगाना चाहती है और कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पर ये वर्ग खड़ा हुआ है और ऐसे में इस कम्युनिटी में कांग्रेस एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। यही वजह है कि आपको याद होगा कि 20 अक्टूबर को कि जब तक आगरा में अंतिम संस्कार अरुण वाल्मीकि का नहीं हुआ था तब तक अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए उनको लखनऊ में रोका गया था, मोहान पे एक्सप्रेस वे पर। जैसे ही यहाँ अंतिम संस्कार हुआ वो रात में करीब 11 बजे करीब पहुँचती हैं, पीड़ित परिवार से मिलती हैं और ऐसे में आज पूरा जो परिवार है वो जो अर्ली मॉर्निंग ही लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। 30 लाख रुपये का चेक दिया जाएगा। देखिए, हम इसको बता दें कि इस मामले में सरकार ने 10 लाख रुपये राहत राशि के तौर पर ऐलान किया था। 10 लाख रुपये का समाजवादी पार्टी भी चेक दे चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुआवजे की राजनीति भी इसमें देखने को मिल रही है और आज जो परिवार है उसको 30 लाख रुपए का चेक कांग्रेस की जो कहा जाए महासचिव हैं, जो लगातार इस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव बनी हुई है प्रियंका गांधी, वो चेक सौंपेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कल चित्रकूट में जमकर गरजी प्रियंका, उन्होंने बुंदेलखंड की इस धरती पर अनूठी सभा की। मंदाकिनी नदी के घाट पर यहां कांग्रेस ने अपनी सभा का मंच सजाया था। खुद प्रियंका नाव पर बने मंच पर थी और ऐसा लग रहा था जैसे यूपी की सत्ता से 32 सालों से वनवास झेल रही कांग्रेस की मैया को यहां प्रियंका मझधार से बाहर निकालने आई हो।
प्रियंका ने यहां अपने 20 मिनट के भाषण में 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा बार बार दोहराया। यहां प्रियंका ने 2 मंदिरों में पूजा अर्चना की। कांतानाथ मंदिर में पूजा के बाद प्रियंका ने 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा भी की। चित्रकूट के घाट पर कांग्रेस की ये सभा अपने आप में अनूठी है। संवाद की ये सभा है कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका ने यहां पार्टी की चुनावी कैंपेन थीम लड़की हूं, लड़ सकती हूं के तहत महिलाओं से संवाद किया। प्रियंका ने महिलाओं में जोश भरते हुए कहा कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अब खुद ही आगे आना होगा। द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। प्रियंका के इस कार्यक्रम में गुलाबी गैंग की सैकड़ों सदस्य भी गुलाबी ड्रेस में मौजूद थी। प्रियंका ने बुंदेलखंड की इस धरती पर इमोशनल कार्ड खेला। महिला वोटरों को लेकर कांग्रेस के सबसे बड़े दांव को बेहद सादगी के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने दम पर बड़ा मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं की कहानियां सुनी, अपनी सुनाई और फिर ये वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो स्कूटी और स्मार्टफोन देंगे। प्रियंका ने कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र यहां मौजूद महिलाओं के बीच दोहराया और वादा किया कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा और बिजली का बिल भी आधा करेंगे। चुनावी दौर में बिल्कुल अलग तरह के इस संवाद के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। चित्रकूट में एबीपी गंगा ने प्रियंका गांधी वाड्रा से बात की। प्रियंका से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान पर भी सवाल पूछे। मैम, जिस तरीके का बदलाव आप देख रही हैं, क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा महिलाओं से, मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कोई आएगा नहीं लड़ने के लिए आपके लिए। तो महिला बदलाव ला सकती है, अपनी शक्ति को पहचाने। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी महिलाएं हैं। अपनी शक्ति को अच्छी तरह से पहचाने, अपनी सक्षमता को पहचाने तो ज़रूर बदलाव लाएंगी। और अगर बदलाव आएगा तो बदलाव उन्हीं के पक्ष में आएगा। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है उन्हें। चाहे आप आशा बहू देखें, आंगनवाड़ी की महिलाएं देखें, किसी भी स्फीयर में अगर आप महिलाओं को देखें तो आपको यही दिखेगा। सलमान जी के बयान से आपने पल्ला झाड़ लिया है? मैंने पल्ला नहीं झाड़ा। देखिए, मेरी आस्था की कोई परिभाषा नहीं कर सकता। मेरी आस्था है, चाहे कोई भी हो। तो आप उसकी परिभाषा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे सबूत मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबूत मुझे आपको तो नहीं देना है, भगवान को देना है। भगवान जानता है मेरी आस्था क्या है। मतलब उससे आप सहमत नहीं हैं? वो अगर उनकी निजी सोच है, उनकी निजी सोच है। ठीक है, तो ये थे प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से, एबीपी गंगा से की गई एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि वो सलमान खुर्शीद का जो बयान है उससे वो कतई इत्तेफाक नहीं रखती हैं। ये उनकी निजी सोच है। साफ है कि प्रियंका अपने तमाम प्रचार अभियान को विवादों से दूर रखना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए चित्रकूट से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में एक बार फिर दोनों प्रदेशों के बीच 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी के साथ उनके आवास पर अहम बैठक करेंगे और माना यह जा रहा है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली इस बैठक में परिसंपत्ति को लेकर चला आ रहा विवाद सुलझ सकता है और इस पर अहम फैसला भी सामने आ सकता है। यहां पर आपको यह बता दें कि यूपी से उत्तराखंड अलग होने के दौरान करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का विवाद है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। चलिए आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, जिन्होंने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मुद्दे पर बात की, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक का सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताएं कि मुख्यमंत्री योगी के आवास पर यह बैठक कब शुरू होने वाली है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, और दूसरा ये भी बताएं, स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री ने आपसे कहा उत्तराखंड की कि कुछ बातों पर बात हो चुकी है, उसी बात को वो आगे बढ़ाने आए हैं। कौन सी बातों पर कुछ बात हो चुकी है जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं?
बिल्कुल राजेंद्र, आज बैठक 11 बजे प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी के बीच में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जो कल मेरी बात हुई थी धामी जी से, उन्होंने साफ कहा था कि बात हो चुकी है और ये बात इस बार नहीं हुई है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों, चाहे इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे, उनसे भी बात हुई है। तमाम जो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, दोनों के बीच मध्यस्थता होती रही, बात होती रही इस मुद्दे को लेकर कि परिसंपत्तियों का बंटवारा कैसे होगा। आपको बता दें कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के मुताबिक ये 21 साल पहले उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था और उस समय जो अधिनियम में व्यवस्था थी वो ये थी कि जो जमीन है वो उत्तराखंड की तमाम जमीनों पर कब्जा रहेगा उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश के सरकार के स्वामित्व में रहेंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था, जो पानी है वहाँ का, यानी नदियाँ, जलाशय और जो बांध हैं, वो सब उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में रहेंगे। जो मेन अर्थव्यवस्था का आधार है, यानी जो बांध बने हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है, वो उत्तराखंड के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्था है। वही जब उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में रहेंगे तो वहाँ पर राजस्व कैसे बढ़ेगा। आपको बता दें कि टिहरी से सिर्फ प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपए के आसपास राजस्व मिलता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आ रहा है। और पानी की भी लड़ाई लड़ती रही है सरकार तमाम बार, रामगंगा को लेकर भी। वहाँ पर जो डैम बना है, जो बांध बना है जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, वो बनाया तो उत्तराखंड सरकार ने है, लेकिन उसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। परिवहन का मुद्दा है, परिवहन की संपत्तियों की भी बंटवारा होना है। जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है परिवहन निगम का यहाँ लखनऊ टेढ़ी कोठी में, उसकी संपत्तियों का बंटवारा होना है। कानपुर में एलन फॉरेस्ट है, इसके अलावा दिल्ली में अजमेरी गेट में जो संपत्तियां बनी हैं उनका सबका बंटवारा होना। ये संपत्तियां बाजार मूल्य से करीब 800 करोड़ रुपए की हैं। तो इतनी सारी संपत्तियों का बंटवारा होना है। इसको लेकर करीब 2 साल पहले दोनों सरकारों के मुख्य सचिव, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के बीच में बैठक हुई थी। सहमति भी बनी थी, लेकिन वो सहमति चूंकि तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे वो रिटायर हो गए थे, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। बार बार होती रही है। करीब जो पिछले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके अलावा तीरथ सिंह रावत, उन्होंने भी बात की योगी आदित्यनाथ से। चूंकि तीनों सरकारें एक ही हैं। पहले ये होता था कि उत्तर प्रदेश में कभी सपा की सरकार है या कभी भाजपा की सरकार है, माफ कीजिएगा बसपा की सरकार है, तो ये मुद्दा हल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब केंद्र में भी भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है और उत्तराखंड में भी भाजपा है, तो बहुत आसानी से मुद्दा सुलझ सकता है और ये परिसंपत्तियों का बंटवारा बिना किसी विवाद के निपट सकता है। योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा जब केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए थे तब उन्होंने कहा था कि कोई विवाद नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं जिनको हल कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीजें हल नहीं हो पाई हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जो पुष्कर सिंह धामी है वो यहाँ पर आए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर आए, चूंकि आगे विधानसभा चुनाव है और ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये हल हो जाता है, इसका कोई निस्तारण हो जाता है, इसका कोई सहमति से कोई सार्थक परिणाम आ जाता है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि 21 साल से ये मुद्दा लटका हुआ है। बिल्कुल ठीक आपने विवेक कि अगर इस मुद्दे का हल हो जाता है, प्रभावी मुद्दा है अर्थव्यवस्था, इस मुद्दे का हल हो जाता है विवेक, तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि होगी इन चुनाव से पहले, खासकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए। और चूंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर हैं, इस दौरान उनसे आपने ही बातचीत की है, खास बातचीत की है, वो बातचीत हम दर्शकों के सामने रखने चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा धामी जी ये है कि जो परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है, 21 साल हो गए उत्तराखंड का गठन हुए, लेकिन अभी वो निर्णय तक नहीं पहुंच पाया है। उस पर क्या बातचीत होगी मुख्यमंत्री जी से? नहीं, विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े उदार हैं और हम लोगों का छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। चूँकि हमारा मातृ प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है, हम जब पैदा हुए थे तो उत्तर प्रदेश में ही हुए थे, तो इसलिए जो भी मामले हैं हम लोग बैठ के उसको देखेंगे और सभी उनके संज्ञान में भी, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में, यहाँ के लोगों के संज्ञान में भी है। कोई लड़ाई जैसी बात नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब भाजपा सरकार तीनों जगह है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है, तो ये अच्छा मौका है उस विवाद को निपटाने का और सारी जो संपत्तियों का बंटवारा है वो सही तरीके से करने का। नहीं, मेरे से पहले भी काफ़ी चीज़ों में सहमति बनी है, कुछ निपटा है। जो पहले सहमति बनी है उन्हीं पर बात करेंगे। 2 साल पहले सहमति बनी थी, दोनों मुख्य सचिव बैठे थे, लेकिन हो नहीं पाया था। बीच में कोरोना महामारी आ गई, बहुत सारी बैठकें नहीं हो पाई और महामारी का जो इफेक्ट है वो सभी जगह पड़ा है, तो यहाँ भी पड़ा है, इसलिए उसको बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि कल कुछ फ्रूटफुल बैठक होगी? हाँ, बैठेंगे, बात करेंगे। चूंकि तीनों राज्यों में, यानी दिल्ली में भी, केंद्र में भी, केंद्र में भाजपा सरकार है,
उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है। ये जो संयोग है ये अभी तक नहीं था, लेकिन अब इस परिसंपत्तियों के विवाद को निपटाने में ये संयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हो सकता है कि कल की बैठक के बाद जो 21 साल पुराना विवाद है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो कल जो विवेक ने बातचीत की वो भी आपने देखी। अभी विवेक ने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सुबह 11 बजे का वक्त बता रहे हैं इस बैठक का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल विवेक आप नजर बना के रखिए, जब ये बैठक शुरू होगी तो फिर हम आपसे जरूर बात करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर नोएडा से है। वहां पर आग का तांडव दिखाई दे रहा है। सेक्टर 75 की गोल्फ सिटी सोसाइटी की मार्केट में भीषण आग लगने की खबर है। कारण इसका फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 75 से, तस्वीरें देख लीजिए आप। गोल्फ सिटी धू धू करके जल रहा है। सेक्टर 75 की गोल्फ सिटी सोसाइटी की ये देखिए आप आग। कारण क्या है इस आग का ये पता नहीं। और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ बैठक कर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है और इन राज्यों को निर्देश दिया है कि दिल्ली एनसीआर से जुड़े सभी इलाकों में शिक्षण संस्थान 21 नवंबर तक पूरी तरह बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनसीआर से जुड़े हुए जिलों में शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए। इसी निर्देश का पालन करते हुए नोएडा जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का नोटिस जारी किया। लेकिन कुछ ही देर बाद उत्तर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने आदेश को निरस्त करते हुए दोबारा आदेश जारी किया कि सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह खोले जाएंगे। इसके बाद आज सभी शिक्षण संस्थान खोले गए। 17 नवंबर को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति है उस पर चिंता जताई और कहा कि 10 बिंदुओं पे आदेश जारी किए गए हैं जिनका पालन इन राज्यों को करना होगा और उस आदेश में सभी शिक्षण संस्थानों को 21 नवंबर तक बंद करने के आदेश भी दिए गए थे। इस वक्त हम नोएडा के एक निजी स्कूल के बाहर मौजूद हैं जिसको पहले बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बाद देर रात उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने आदेश को वापस ले लिया, जिसके बाद सभी शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। आज आप देख सकते हैं कि शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो काफ़ी कम तादाद में पहुंचे हैं। इसके पीछे की वजह है कि जो आदेश देर रात जारी हुए थे उनको कुछ अभिभावकों ने देखा था, जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा है। लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी थे जिन्होंने उस आदेश को नहीं देखा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को आज स्कूल नहीं भेजा है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने आदेश को वापस ले लिया, जिसकी वजह से जिलाधिकारी द्वारा स्कूलों को बंद करने का आदेश स्वतः निरस्त हो गया है और आज नोएडा में पहले की तरह स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से नोएडा, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति है उसको देखकर जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो यही कह रहे हैं कि बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो सांस के मरीज हैं उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि बाहर हवा बेहद दूषित है। ऐसे में अगर घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और यही वजह है कि आयोग ने भी इन राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर 10 बिंदुओं पर आदेश जारी किए थे। लेकिन सभी आदेश नियमानुसार पालन किए जाएंगे, लेकिन शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वापस ले लिया है और यही वजह है कि अब नोएडा में आज से स्कूल फिर खुले हुए हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। इधर मुजफ्फरनगर में किसानों की राजधानी के नाम से विख्यात कस्बा सिसौली के किसान भवन पर बुधवार यानी 17 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत हुई। इसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। पंचायत में 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत
और 26 नवंबर को किसान आंदोलन के धरने को 1 साल हो जाने पर वर्षगांठ मनाए जाने और 29 नवंबर को संसद का घेराव करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हमारा मुकाबला एक ऐसी सरकार के साथ है जो अपनी जिद पर अड़ी हुई। ये सरकार किसानों की मांग को न मानते हुए उन्हें आज बॉर्डर पर 1 साल से बिठाए हुए। बिल्कुल सब इंतजार में है, कहना 1 घंटा नहीं होने का, तो हम तो आप लोगों को यही कहे भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों की। काम धंधा भी करना यूं भी नहीं छोड़ा जाता। उनका भी हमने पहले भी कहा था, आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, बहुत जरूरी है आंदोलन चलाना।